स्वामी विदेशानंद गिरि जी महाराज आज की इस सारस्वत समारोह के मुख्य अतिथि अथवा इसका कहना चाहिए इसके उत्सव मूर्ति श्री मनमोहन वैद्य जी, प्रकाशक श्री मोहन जी और इस सारे कार्यक्रम को संचालित करते हुए दिशा प्रदान करने वाले अपने श्री अनंत जी। अब अनंत है तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए। और समारोह में समुपस्थित देवियों और सज्जनों, इस पुस्तक को जब मैंने इसका कलेवर देखा तो उसके कलेवर ने ही मुझे बहुत सी कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए प्रेरित कर दिया। पुस्तक की का जो कलेवर है वो कहता है वी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। अब अराउंड अस तो नहीं लिखा है और उसका अर्थ यही है। और ऊपर उसके भारत का जो सांस्कृतिक ध्वज है, गैरिक ध्वज को वर्णित है, चित्रित है। और इसको देख करके जो इसका शीर्षक है उसमें पहला शब्द है वी और एंड अराउंड वर्ल्ड। वी नाम की पुस्तक उसका एक अलग महत्व है और इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इस पुस्तक को समझने के लिए थोड़ा उस वी नाम की पुस्तक को भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत उसके ऊपर आलोचना हुई है, बहुत विरोध किया गया है, बहुत गालियाँ भी दी गई हैं, लेकिन वो गंभीरता से उस पर विचार किया जाए उसके लिए ये पुस्तक आपको प्रेरित करती है। उसके प्रणेता परम पूज्य श्री माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर जी थे और बार बार उसको ये कहकर के कि ये है और वो है। इसलिए इस पुस्तक के मुख पृष्ठ में इन्होंने इस बात का संकेत कर दिया है कि वी जो है उस वी के बारे में जो परिकल्पनाएं और जो बहुत सी भ्रांतियां उस सबको भी समावेश करके उसका एक उल्लेख करते हुए उन्होंने अपने विचारधारा के रूप में इस पुस्तक का प्रणयन किया है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा है वो है एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। तो वी जो पुराना था एंड द वर्ल्ड अराउंड अस जो आज है, तो उस वी से और आज के इस अराउंड अस के बारे में भी इसके अंदर बहुत चिंतन है। और मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक को समझने के लिए जो अराउंड अस है, दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी तरफ भी ध्यान देना आवश्यक होगा। पुस्तक के अंदर क्या लिखा है वो अगर मैं बताने लगूंगा तो आपको पुस्तक पढ़ने का मजा नहीं रहेगा। पुस्तक आप पढ़ें, उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से उसके विचारों के प्रवाह को, उसकी दिशा को उन्होंने इंगित कर दिया है और मैं चाहूँगा कि आप उसके आलोक में पुस्तक को पढ़ें। लेकिन अराउंड अस क्या है, उस अराउंड अस को इस भी के साथ जोड़ना जरूरी है। अराउंड अस क्या है? आज हम जब यहाँ बैठे हैं तो अराउंड अस क्या हो रहा है? तोपें, रॉकेट्स, बमबारियां, नरसंहार, धमकियां, नए विश्व युद्ध के लिए तैयार रहो। यहाँ तक कहा जा रहा है कि
जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बेकार हो गया है, उसके महासचिव को तत्काल फौरन त्याग पत्र दे देना चाहिए। विश्व बढ़ गया है, बुरी तरह बढ़ गया है, ये अराउंड अस हो रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था जर्जरित, रोज विश्व की जो आर्थिक संस्थाएं हैं वो बार बार कह रही हैं कि भाई क्या होगा हम नहीं जानते। फेडरल बैंक है अमेरिका का, जो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का नियमन करता है सामान्य तौर पर, वो कह रहा है कि भाई कुछ समझ में नहीं आया। एक टर्बुलेंट वर्ल्ड, हाईली टर्बुलेंट इकोनॉमी, हाईली वायलेंट वर्ल्ड, हाईली फैनेटिक वर्ल्ड। अभी इनका उद्देश्य क्या इन्होंने, हाईली फंडामेंटलिस्ट। ये जो पिछली वी थी और आज की वी के बीच में जो अंतराल है उसको भी समझने की जरूरत है। वो दुनिया का अंतराल वो आज भी वैसे का वैसा ही बना हुआ है जो उस वी के लिखने के बाद। ये एक महत्वपूर्ण विचार बिंदु आपको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मिलेगा कि अराउंड अस क्या हो रहा है। कई शांति, एक ऐसा अशांत विश्व, द वर्ल्ड इज आउट ऑफ बैलेंस, टॉपसी टर्वी, अपसाइड डाउन। क्यों हो रहा है ऐसा? बड़े बड़े राजनीतिक हैं, स्टेट्समैन हैं, उन सबके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? और जिन कारणों से वो हो रहा है उसकी तरफ कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है या नहीं। उसकी शुरुआत में इन्होंने कुछ बात कही थी, वही से मैं दोहराता हूँ, शुरू करता हूँ। ये कहा गया कि दुनिया में ऐसा शुरू हुआ कि वी, और अब वो भी नहीं, वी भी नहीं, आई, वी पर ही नहीं, अब आई पर। ये कहा गया कि अगर आपको दूसरे को अपने को समझना है तो एक दूसरा होना चाहिए। ये बुनियादी खतरा है जो आज की सारी विश्व की गतिविधियों के पीछे। उसने कहा अगर आपको समझना है कि आप कौन है तो आपके सामने एक दूसरा होना चाहिए। देयर मस्ट बी अनदर। बिना उसके आप अपने को नहीं समझ सकते। हमने कहा ये नहीं, भारत में ये नहीं कहा गया, हमने कहा कि नहीं, अगर आपको समझना है तो दर्शन कर लीजिए, आईना देख लीजिए, दर्शन करो, देखो। एक डिफरेंस, एक सोचने की प्रक्रिया शुरुआत नहीं से होती। तो उन्होंने कहा कि साहब हम कैसे समझे, मनुष्य को कैसे समझे, समाज को कैसे समझे, हम और वो क्या है इसको कैसे समझे। ये सवाल बहुत सालों से चल रहा था और जहां से ये शुरू हुआ वो आज भी हल नहीं हो पा रहा है, बल्कि और अधिक विसंगतियों की ओर हमें ले जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं अमेरिका का उदाहरण, उन्होंने कहा कि भाई हम अमेरिका को कैसे परिभाषित करें, हाउ वी डिफाइन इट। एक अमेरिकन है, ये अमेरिका का निवासी है या वहाँ का नागरिक है, राष्ट्रीय है, क्या जो भी कुछ कहें उसको, पर उसकी परिभाषा क्या होगी। अब ये 400 साल 500 साल के देश हैं। इसके पहले तो अमेरिका नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको कुछ समझा जाए या माना जाए। कंपनियों का एक ढेर था जो बाद में सरकार के रूप में बन गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, दे वर ऑल कंपनीज। वो मिलकर के उन्होंने
एक राज्य बना लिया। मगर अब सवाल उठा है बन गया तो पहचान क्या होगी? क्या झंडा उनकी पहचान होगी? अब वो कहते हैं कि झंडा भी क्या करें, हमारे यहाँ तो तमाम लोग आ गए हैं, हमारा जो सिद्धांत है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कारण से हमारे यहाँ तो बहुत से लोग आ गए। मगर वो इज एन अमेरिकन। ये अमेरिका के सामने सवाल है, एक 400-500 साल के राष्ट्र के सामने, यूरोप के सामने ये सवाल है कि हम कौन हैं। तो अमेरिकन ने तो बहुत सीधी सीधी बात कर दी कि भाई ऐसा है कि अगर एक गोरा आदमी है, वाइट, और एंग्लो सेक्सन है, क्योंकि ज्यादातर लोग अमेरिका में ब्रिटेन से गए। अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्होंने अपनी बहुत सारी आबादी को ट्रांसफर कर दिया। ये जितने भी गए हैं अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब निष्कासित लोग हैं। और अगर मैं कहूँ तो वहाँ के अवांछित लोग थे, उनको वहाँ पर भेज दिया। अब वो अवांछित लोग आजकल दुनिया में कैसा कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हम पहली बात तो ये है कि हम अमेरिकन हैं, तो आई एम वाइट, सफेद आदमी हूँ, मगर कैसा? एंग्लो सेक्सन, और मैं प्रोटेस्टेंट होना चाहिए, आई एम प्रोटेस्टेंट। अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी है तो फिर आप हमसे एडजस्ट करके रहिए, देन यू आर एन अमेरिकन। अगर आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो यू आर एन एम्परसेंट, आप एक बाहरी आदमी हैं आप, बट यू आर नॉट ए ट्रू अमेरिकन। आप एक सही सच्चे मायने में अमेरिकन नहीं है। अब ये वो देश जो दुनिया में अपने आप को सेकुलरिज्म के, डेमोक्रेसी के और दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स हो, उस सब की बात करने वाले देश का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि मुझे सबसे पहले अपने देश में ये साबित करना होगा कि मैं वाइट हूँ, एंग्लो सेक्सन हूँ, प्रोटेस्टेंट हूँ, और इस सबको मैं मानता हूँ। तो मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, बट आई एम स्टिल नॉट एन अमेरिकन नेशन। ये जो एक, और ये आप सारे यूरोप में आप यही बात देखेंगे किसी न किसी रूप में। और उसका कारण ये है कि इसमें किसी बात समझने की जरूरत है कि ये सारी जो कल्पनाएं हैं, इसमें स्टेट को एक प्रमुखता है, नेशन नाम की चीज वहां नहीं है। ये स्टेट और नेशन ये अलग होती है कि क्या होती है, इसकी कोई ऐसी विशेष कल्पना वहां नहीं है। और स्टेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज ए कंस्ट्रक्ट। ये बनाई गई चीज है, ये स्वयंभू नहीं है, ये अपने आप नहीं है। क्योंकि रोज आप देखते हैं कि यूरोप में स्टेट्स बदलती रहती हैं। आज भी झगड़ा यही हो रहा है, पैलेस्टाइन, इजराइल, गाजा, कभी तुर्की और अजरबैजान, कभी रूस और यूक्रेन। 20-25-30 साल पहले तक हर्ज़गोविना को कौन जानता था, बोस्निया। ये सब हमारे देखते देखते स्टेट्स बने। अब इनके सामने बड़े संकट है कि अपने को क्या कहें, मिक्स्ड है, कौन सी संस्कृति को माने, कैसे चले। ये भारी भयंकर प्रश्न है वहां, जो आज भी उनके लिए हर रोज नए प्रश्न खड़े करते हैं। लेकिन इस भारतवर्ष में, जैसा इन्होंने बताया, हजारों साल से इन समाज समस्याओं का हमने समाधान कर लिया। हमारे यहाँ ये सवाल आज क्यों नहीं खड़े होते हैं? तो उसको का समाधान करने की हमारे पास व्यवस्था है। वो बात दूसरी है कि बहुत से लोग उस व्यवस्था से सहमत नहीं होंगे, पर हमारे यहाँ तो व्यवस्था है, हमने तो रखा हमेशा। तो कहता है कि जैसे गाय सबको दूध देती है, उसी तरह से ये भूमि सबको
भरण पोषण करें, सबको उसी प्रकार से अपना अमृत तुल्य दुग्ध पान कराए, एवरीबॉडी। और इतना ही नहीं, सबको, हमारे जो जीव जंतु हैं उनको भी, जो हमारे यहाँ के पशु पक्षी हैं उनको भी, जो हमारे यहाँ की वनस्पति है उनको भी, फॉर एवरीबॉडी। और चला रहा है, और वहां आज तक ये नहीं हो पा रहा। ये सवाल है जिसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना है, और ये पुस्तक उस तरफ हमें प्रेषित करती है, जो बताती है कि भाई इस पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। आप ये कहेंगे कि ये क्या इसका समाधान विश्व की इस परिस्थिति का जो अराउंड अस है उसके बारे में भी ये पुस्तक देती है? क्या अराउंड अस है तो विल स्टे लाइक दिस फॉर ऑलवेज, कि हमेशा ऐसे ही रहेगा? क्या ये विश्व हमेशा लड़ता झगड़ता ही रहेगा? अब ये तय करना है विश्व को कि उसे एक शांत, समृद्ध, मानवीय, सभ्य, सुसंस्कृत समाज के रूप में रहना है, या उसे इसी प्रकार के निरंतर संघर्ष और न केवल आज का संघर्ष बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक संघर्षरत विश्व को बना के रखना है? ये गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। मनमोहन जी ने इसमें कुछ विज्ञान के भी कुछ सूत्रों का उल्लेख किया है, और कुछ एक पश्चिमी विद्वानों के विचारों का भी उल्लेख किया है। वास्तव में वो जो आपने कापरा के बारे में टिप्पणी की है, उसको जरा विस्तार के साथ समझने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो इस बात को समझ रहे हैं पिछले 50 साल से कि जिस तरफ ये विश्व जा रहा है और जो विज्ञान ने जिस विश्व को बना दिया है वो किधर जा रहा है। आपने उसका उल्लेख किया, थोड़ा और अधिक उस पर आप लिखें कि आप स्वयं विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आपके इस संकलन की अगली कड़ी उस रूप में भी आएगी, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करूंगा। सवाल ये उठा है, उन्होंने एक प्रश्न में शब्द का प्रयोग किया है, विश्व की दृष्टि क्या है, विश्व के बारे में हम उसको समझते क्या है। जो जिसे आजकल आधुनिक विश्व कहा जाता है, और जो एक तरह से यूरोप में रेनेसां के बाद, पहले तो सब अंधकार में चले गए ना, उसके बाद वो एनलाइटनमेंट हुआ और रेनेसां हुआ, उसके बाद का जो विश्व है उसकी बुनियाद कुछ वैज्ञानिकों ने, बहुत नाम आपने सुने हैं, जैसे न्यूटन का नाम ज़्यादातर लोग जानते हैं, गैलीलियो का नाम जानते हैं, लेकिन दो एक नाम और ऐसे हैं जिसे लोग कम जानते हैं इस देश में। जैसे एक था लाप्लास और एक थे बेकन। इन्होंने मिलजुल करके ये कहा कि भाई दुनिया को समझना है, कैसे समझे इसको, है क्या चक्र। तो उन्होंने कहा कि लाप्लास ने कहा कुछ गणित से समझ लीजिए, न्यूटन ने कहा कुछ सामान्य नियम है उससे समझ लीजिए, गैलीलियो ने कहा कि ये आकाश में जो हो रहा है वो पृथ्वी में क्या हो रहा है इसके अंदर कोई समन्वय है या नहीं, इसको समझ लीजिए। न्यूटन ने कुछ नियम और दे दिए, मशीन कैसे बन सकती है वगैरह वगैरह। तो सवाल उठा कि मशीन को कैसे समझा जाए, तो तोड़ना बहुत आसान है।
घड़ी जैसे उस जमाने में सबसे बड़ी मशीन घड़ी मानी जाती है उनके यहाँ। तो घड़ी तोड़ लो, फिर घड़ी को जोड़ लो, तो समझ लो दुनिया। इसका नाम है द मैकेनिकल मॉडल ऑफ यूनिवर्स, यानी ये ब्रह्मांड एक मशीन की तरह काम करता है। और इसलिए अगर ब्रह्मांड को समझना है तो ब्रह्मांड को तोड़ो, जोड़ो, तब देखेंगे। तोड़ते तोड़ते वो इधर बहुत जगह दूर तक चले आए, परमाणु तक, मगर साथ ही साथ उन्होंने आदमी को भी तोड़ दिया। कहानी लंबी है लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं। लेकिन जो आज आप जो मनुष्य देख रहे हैं, जो ये सारे दुनिया के अंदर झंझावात कर रहा है, वो मनुष्य इस मैकेनिकल मॉडल का पुत्र है। नगर तो दुनिया तोड़ो। और उसमें जो हमारे कुछ दार्शनिक विचारक हैं, जिनको अब्राहमिक फिलॉसफी कहते हैं, और क्या क्या दिक्कत है, दुनिया तो तुम्हारे लिए बनी। जब निकाले गए आदम वहां से, तो उनसे कहा गया जा और तू दुनिया पे राज कर, तेरे लिए बना दिया, सब कुछ तेरे लिए। तो अब वो राज करना चाहता है, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। इसमें से ही ये जितना भी विखंडन, विरोधाभास ये पैदा हुआ है। और आज नतीजा उसका ये है कि आपने ये कहा कि भाई ठीक है, ये जो पृथ्वी है, जो संसार है, वो तो मेरे उपभोग के लिए है, इट इज फॉर मी, मेरे लिए बना। तो एक तरफ से ये दर्शन और दूसरी तरफ से वो मशीनी दृष्टिकोण, इसने एक नए विश्व का निर्माण। इस नए विश्व में, और जो विश्व हमने बनाया था, जिसको हम बनाए रखना चाहते हैं, उसमें संघर्ष है। दुनिया में असली संघर्ष यही है। ये बाकी जितने भी संघर्ष हैं, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ हम, वी, दिस वी एंड दी। हमारे वी में वो शामिल है, लेकिन उनके दे में हम शामिल नहीं। संघर्ष, असली लड़ाई वहां है कि ये ब्रह्मांड तेरे उपभोग के लिए है या किसी और चीज के लिए है। मैंने बताया कि मोक्ष उसका एक लक्ष्य है। तो वो जो व्यवस्था है, वो जो दर्शन है, जिसको अब बहुत से लोग मानने लगे, जिसका का इन्होंने उल्लेख किया, उनका कहना यह है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से तो नहीं चल रहा। अभी तक ये तर्क दिया जाता था कि भाई वो तो विज्ञान वाले हैं, जो विज्ञान की बात है, देखो हाथ कंगन को आलसी किया, जो विज्ञान बोल रहा है इसको समझ लो, ठीक बोल रहा है। तो विज्ञान जब तोड़ते तोड़ते आखिर में पहुंचा, तो उन्होंने परमाणु हाथ में कर लिया और कहा आप तो सब समझ लिया, परमाणु हाथ में आ गया। मगर जब परमाणु को तोड़ा तो बात बिगड़ गई। वो जो आपने अभी उपनिषद का, ईशावासी उपनिषद का मंत्र सुनाया, वो अब विज्ञान बोल रहा है। कहता है आपने इलेक्ट्रॉन को देखा है, कैसा है, क्या है? कहता है क्या यहाँ है? बोल रहे यहाँ नहीं है। क्या वहाँ है? वहाँ नहीं है। क्या नज़दीक में है? नहीं है। क्या दूर में है? वो नहीं है। वो कहाँ है? वो सब कहीं है, वो सब कहीं नहीं। दिस इज द अल्टीमेट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न, ये जितने आपको उसके सारे उपादान आज दिखाई दे रहे हैं, वो सब इसमें से निकले हैं। और अब से जो सबसे अधिक खतरनाक उपादान आ रहा है, जिसको आप AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मनुष्य की जितनी बुद्धिमानी है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, वो कहते हैं हम सब मशीन में ट्रांसफर कर देंगे। वी आर, हम हैं मालिक, इसलिए हम मशीन बनाएंगे। अब मैं कहा भाई तू मालिक नहीं है, बात यहाँ पर है।
और उसमें हमने बताया उसको कि आप ब्रह्मांड को जिस रूप में देख रहे हैं हम उस रूप में नहीं देखते। हम इसे एक ऐसे तत्व के रूप में देखते हैं कि जिसको समझना जानना यह संभव नहीं है, अनुभव करना। आप उसको अनुभव करें तो वो सवाल उठते हैं कि क्या आप उसको नाप सकते हैं? क्योंकि विज्ञान कहता है कि नापो। अगर नापा नहीं है, मेजरमेंट नहीं किया है तो वो बेकार है हमारे लिए। क्या भाई, तुम जिस चीज को नापना चाहते हो वो भी नहीं रही है, क्योंकि अंततोगत्वा जिस नए विज्ञान का सूत्रपात 1924 में हुआ, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, जो आज के विज्ञान का एक तरह से आधार है, उस वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इसका सूत्र को दिया, इरविन श्रोडिंगर। वो एक बार हिंदुस्तान में उनकी नियुक्ति हो गई थी, वो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान में के विभागाध्यक्ष होकर आने वाले, मगर उसी समय लड़ाई हो गई तो वो उनको आने में रोक दिया गया। वो क्या कहते थे, उनसे पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? देखा मैं तो वही कर रहा हूँ जो भारत का ब्राह्मण बोलता है, तत्वमसि, दैट द वर्ड। जो वो बोल रहा है वही मेरा ये जो क्वांटम सिद्धांत है वही बोल रहा है। और उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं जरूर, और क्रिश्चियन फिलॉसफी में आत्माएं अलग अलग हैं। मेरी आत्मा अलग है, आपकी अलग है, इसकी अलग है। बहुतों के हिसाब से तो पशु में नहीं होती थी, पहले तो स्त्री में भी नहीं होती, लेकिन अब इससे तो थोड़ा ऊंचे आ गए हम। आप लोगों में मान लिया है उन्होंने की होती है। वैसे आपको मालूम है ना कि ईव एंड डेविल, ये जो शब्द ईव है ये डेविल के साथ मिला हुआ अंग्रेजी हिसाब से, उसको समझने की जरूरत है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं तो वही कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट तत्वमसि, दैट यू आर, वही है तू। और फिर उनके साथ दूसरे आए, उनका नाम था हिजेनबर्ग। मैंने कहा कि हाँ बात सही है, तुम तब तक दूसरे को नहीं समझ सकते जब तक तुम उसके साथ न मिल जाओ। आप कहते हो ना कि हरि को भजे सो हरि का हो, शिवो भक्त शिवो भक्त। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरा आप मान ही नहीं सकते। आप जैसे ही किसी को दूसरा कहेंगे आपको पता लगेगा कि ये तो आपका है, आप ही है, यू आर देयर। तो ये जो चिंतन का परिणाम वहां आने लगा है। और अब जो वो ये कहने लगे हैं कि नहीं साहब, ये ब्रह्मांड जो है ये टुकड़ों में नहीं समझा जा सकता, ये समग्र में समझा जा सकता है। दैट इज द होलिज्म, समग्र। ये समग्रता ही हमारे सारे दर्शन को, समग्रता उसका निचोड़ भारत के सारे दर्शन, उसी के व्याख्याएं, उसी का उपबल और उसी सिद्धांत पर जिन विचारों का इन्होंने इसमें सूत्रपात किया था हमारे पुराने लोगों ने, उसको आधुनिक दृष्टि से कैसे समझा जा सकता है और कैसे उस पर आचरण करने वाले लोग आज हैं और उसका अनुभव करने वाले भी लोग हैं, अनुभव कराने वाले भी लोग हैं, उसका भी विस्तृत आपको मिलेगा। इसमें इनके पूज्य पिताजी का उल्लेख है, श्री ठेंगड़ी जी का उल्लेख है, गोलवलकर जी का उल्लेख है, डॉक्टर हिंदीवार का उल्लेख है। ये वो सब लोग हैं जिन्होंने इस तत्व के आधार पर समाज को संगठित की दिशा दी। एक रह गए हैं इसमें पंडित दीनदयाल, क्योंकि उन्होंने इस सारे समग्र चिंतन के आधार पर विश्व की उन समान समस्याओं का निवारण और निदान करने की बात कही थी, जिसका आप
दुष्परिणाम आज दिख रहे हैं। हाउ कैन वी सॉल्व इट? क्या दुनिया शांत हो सकती है? क्या दुनिया में भाईचारा, बंधुभाव ये स्थापित किया जा सकता है? वो आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने चिंतन किया था, वो आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा। पर शायद इस तरह की पुस्तकें यदि और आएंगी तो उस दिशा में भी काम आगे होना चाहिए। अन्यथा जो यूथा ने तो उस समय इसके यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने 2069 में बात कही थी कि मैं समझता हूँ कि कुछ ही वर्ष अब बचे हैं, अगर उसमें लोगों ने, विश्व के नेताओं ने ये अस्त्र शस्त्रों की दौड़ और राष्ट्रों का एक दूसरे के ऊपर आक्रमण, अतिक्रमण और प्रकृति के साथ जो वो संघात कर रहे हैं, अगर उसको समझा नहीं तो उन्होंने तो उसमें कहा था कि शायद 10-20 वर्षों में ही दुनिया के हाल खराब हो जाएंगे। लेकिन अब लोग 10-20 वर्ष तो निकाल दिए लोगों ने किसी तरह से, लेकिन अब नहीं लगता कि कोई 50 वर्ष भी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि अब तो क्लाइमेट के लोगों ने साफ साफ बता दिया है कि डू दिस और डाई। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके लेखों को अगला पढ़ाओ, अंतिम पढ़ाओ नेक्स्ट, वो इन सारे प्रश्नों के ऊपर विचार के साथ लोगों के सामने आएगा। और आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि खाली सुन के मत चले जाइए। हमारे सर कालेवा बोल रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं, आपने कहा बहुत अच्छा, इससे बात नहीं बनेगी। ये समय बहुत खतरनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ एक विज्ञान के छात्र के नाते कि हमारे सामने वो संकट है कि जिसको हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के राजनीतिक लोग आपसे छिपाए हुए हैं। वो बताना नहीं चाहते कि दुनिया के सामने किस प्रकार की भीषण संकट है। सबसे बड़े अपराधी वो हैं जो बताना नहीं चाहते। एक हुआ था एक बार, वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एल गोर, जिसने कहा था क्लाइमेट के ऊपर चुनाव है। रोज बात सुनते हैं क्लाइमेट आ रही है साहब, खतरा हो रहा है साहब, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसका उत्तर समग्र चिंतन में है। इसलिए मैं इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग देने वाले पुस्तक के प्रकाशक और उसका बड़ा विस्तार के साथ लोगों से परिचय कराने वाले और इस पुस्तक के लेखक और अंत में महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।